जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। आज हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिए गए एक हालिया फैसले के बारे में जानने वाले हैं। ये केस जो है वो महाराजगंज के एक व्यक्ति चंद्रेश नामक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर उनकी प्रेमिका के द्वारा अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और उसके बाद ये मामला महाराजगंज की जिला अदालत पहुंचा और वहां पर मार्च 2024 में चंद्रेश को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसके बाद चंद्रेश जो है वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचते हैं और वहाँ अपील करते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चंद्रेश के ऊपर किन-किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था और उनका मतलब क्या है। देखिए, चंद्रेश के ऊपर आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मुकदमा पंजीकृत था। 363 जो है वो है अपहरण और 366 है शादी के लिए मजबूर करना। उसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत था, जिसका मतलब है गंभीर यौन हमला और एससी एक्ट में भी इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत था। इसी के साथ इनके ऊपर आईपीसी की धारा 323 लगाई गई थी, जिसका मतलब है जानबूझकर चोट पहुँचाना। अब हम अभियोजन पक्ष की जो कहानी है, जो अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट में अपनी बातें बताई गईं, जो तर्क रखे गए, जो सबूत रखे गए, उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अभियोजन पक्ष की कहानी को। अभियोजन पक्ष का जो आरोप है, वो ये था कि चंद्रेश ने शादी का झांसा देकर उनकी नाबालिग बेटी को बहलाया-फुसलाया और बहला-फुसलाकर वो उसे लेकर बेंगलुरु भाग गया और वहाँ पर उसके साथ शोषण किया, जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए, जबरन शारीरिक संबंध बनाए और सबसे बड़ा दावा जो ये था, वो ये था कि जो पीड़िता है, जो उनकी लड़की है, नाबालिग है, उसकी उम्र 17 साल है और उसी की वजह से उसके ऊपर पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि शुरुआती में अगर हम देखेंगे सबूत और दावों को अगर हम ठीक से समझें कि क्या पीड़िता वास्तव में नाबालिग थी? तो दावा ये था कि पीड़िता की उम्र जो है 17 है, लेकिन इससे पहले जब एफआईआर किया गया, एफआईआर में उसकी उम्र साढ़े 18 साल बताई गई। लेकिन जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुँचा, तो पीड़िता की माँ, जो पीडब्ल्यू 1 है, उनके द्वारा पीड़िता की उम्र 17 साल बताई गई। लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। जब इनका मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी मेडिकल टेस्ट हुआ, उससे इनकी उम्र नाबालिग अ, ये नाबालिग नहीं थी, इनकी उम्र कितनी निकल के आई? 20 साल। इसका मतलब ये है कि ये जो पीड़िता है, नाबालिग ना होकर बालिग थी। मेडिकल जाँच में पीड़िता की उम्र लगभग 20 साल पाई गई और हाई कोर्ट ने माना कि वह बालिग थी, उस समय नाबालिग नहीं थी। और ये सारा कुछ जो खेल है, कानूनी सलाह का खेल है। क्योंकि मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट ने भी एक बड़ी विसंगति पकड़ी कि जब एफआईआर किया गया, एफआईआर के समय जो पीड़िता की माँ है, उसने उसका उम्र साढ़े 18 साल बताया। लेकिन बाद में जब कोर्ट पहुँची, उन्होंने अपना बयान बदल दिया और पीड़िता का उम्र जो है वो 17 साल बता दिया। इसका मतलब वो नाबालिग है, जिससे कि जो उनका पक्ष है वो मजबूत हो जाए। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश स्कूल रिकॉर्ड का जुवेनाइल जस्टिस नियमों के तहत कोई आधार नहीं था। जो स्कूल का रिकॉर्ड है, उसके आधार पर वो कह रहे थे। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट करवाया गया तो उम्र जो है वो 20 साल निकल के आया। तो ये जो विरोधाभास है कि पहले साढ़े 18 साल बताया गया, उसके बाद 17 साल और मेडिकल टेस्ट में 20 साल निकल के आया। विरोधाभास की वजह से इनका पक्ष जो है कमज़ोर हुआ। इसकी नींव ही कमज़ोर हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम समझेंगे, जब ये कहते हैं कि ये मामला अपहरण का है, सहमति का नहीं है। लेकिन अगर हम समझें, तो यहाँ ये अपहरण है या सहमति है, तो ये सारा कुछ हम वाक़या समझते हैं। सबसे पहले जब ये घर से निकली, वहाँ से गोरखपुर तक गई, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के ये बेंगलुरु तक जाती है और फिर वहाँ पर एक घर में 6 महीनों तक रहती है। तो अगर हम इन तथ्यों पर प्रकाश डालें कि सरकारी बस या ट्रेन जिससे वो यात्रा कर रही थी, अगर उसके साथ ये गलत हो रहा था, उसे बहला-फुसला के या ऐसे लिया वो व्यक्ति ले जा रहा था या ज़बरदस्ती ले जा रहा था, उसने कोई शोर क्यों नहीं मचाया उस समय? इसका मतलब है, इससे कन्फर्म होता है, इससे ये पता चलता है कि वो अपने मन से ही जा रही थी। इससे सहमति पत का पता चलता है। बेंगलुरु में वो 6 महीने तक रहते हैं। इसका मतलब सहमति से रहे। एक कॉलोनी में ये जो पीड़िता है वो रहती है, यहाँ ढेर सारे घर हैं। अगर उसके साथ ऐसा कुछ था तो वो वहाँ भी बता सकती थी। 6 महीने रहे, 6 महीने तक वो रहती है, उनसे आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और तब तक वो अपने घर संपर्क नहीं करती, तब तक फ़ोन-फ़ान नहीं करती, जब तक उसके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही चंद्रेश से वाद-विवाद, झगड़ा, लड़ाई या जो भी चीज़ें हैं हुई, तो वो अपने परिवार से संपर्क करती है। कोर्ट का नज़रिया ये है, ये व्यवहार किडनैपिंग का नहीं है, बल्कि एक बालिग महिला द्वारा अपनी मर्ज़ी से लिव इन में रहने का है। तो जो आईपीसी की धारा 363 और 66 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें तो जब ये पीड़िता जो है वो बालिग है और अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई है, तो बहलाने-फुसलाने का या अपहरण का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हाई कोर्ट ने माना कि
इन धाराओं के तहत सज़ा जो है वो कानूनन गलत है। अब हम आते हैं पॉक्सो एक्ट पर और रेप की जो धारा लगी थी उस पर। अब अगर पीड़िता बालिग हो गई है, मेडिकल के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, जब पीड़िता बालिग है, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जो है, उसके तहत भी सज़ा देना गलत है। और धारा 376 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्यों? कि जब 6 महीने वो साथ में रहती है, तो आपसी से उसने संबंध बनाए, सहमति से संबंध बनाए, आपसी रज़ामंदी से, ज़बरदस्ती तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, तो रेप का भी मामला नहीं बनता है। अब जो मेन आरोप था, वो सब खारिज हो गए। तो मुख्य आरोप खारिज होने के बाद जो एसटी और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत था, यानी इसी मुकदमे में जो एससी-एसटी एक्ट, इसी एफआईआर में जो एससी-एसटी एक्ट लगाया गया था, तो जब मुख्य आरोप ही खारिज हो गए, तो ये भी अपने आप स्वतः रद्द हो गया। और आईपीसी की धारा 323 323 पर क्या 323 जो है, वो इसलिए लगा था क्योंकि धक्का देने का आरोप जो है, वो चंद्रेश के परिवार पर लगाया गया था। ये कहा गया था एफआईआर में कि चंद्रेश के परिवार के द्वारा धक्का दिया गया, चंद्रेश पर नहीं लगाया गया था। तो इसलिए चंद्रेश को सज़ा देना वो भी गलत है। तो इसका मतलब ये है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा लगाया गया जितना भी आरोप है, वो सब निराधार साबित हुआ। अब हम देखते हैं कि माननीय कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया। माननीय कोर्ट ने उम्र कैद की जो सज़ा थी चंद्रेश की, उसको रद्द कर दिया। चंद्रेश को सभी आरोपों से बरी कर दिया और माननीय कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया। इसी के साथ माननीय हाई कोर्ट ने एक चिंता भी जताई कि पश्चिमी विचारों के प्रभाव से युवा बिना शादी के लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन जब ये रिश्ते टूटते हैं, तो अक्सर रेप की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब जब ये एफआईआर दर्ज होता है, रेप का एफआईआर दर्ज होता है, तो कानून महिलाओं के पक्ष में है। इनका इस्तेमाल उन पुरुषों के खिलाफ हो रहा है, जो लिव इन में रह रहे थे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कानून बनते समय मौजूद ही नहीं था। इसका मतलब जब ये कानून बने होंगे, उस समय लिव इन रिलेशनशिप की कल्पना भी कानून बनाने वाले लोगों ने नहीं किया था और उसी का खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब तक रिश्ते ठीक चलते हैं, तब तक सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जैसे ही लिव इन का रिश्ता टूटता है, तो जो सुरक्षात्मक कानून हैं, उन्हीं का दुरुपयोग शुरू हो जाता है और किसी भी व्यक्ति को, जो भी लिव इन रिलेशनशिप में था, उसको अपराधी बना दिया जाता है। उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत करवा दिए जाते हैं। एक बार फिर से हम आपको केस टाइटल बता दे रहे हैं। केस टाइटल है चंद्रेश बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स और यहाँ पर इसका केस नंबर दिया गया है और ये केस माननीय जस्टिस सिद्धार्थ, माननीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा फर्स्ट की बेंच में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुना गया था। जय हिंद, धन्यवाद।